यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अपकमिंग जो पीजीटी कॉमर्स का जो पेपर होना है जिसे एचपीएससी कंडक्ट कर रही है, तो उसके लिए ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर हम लोग जो है पीजीटी कॉमर्स की जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो 100 मार्क्स का पेपर आपका आना है। ओके, टोटल तो 150 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स का तो आपका जनरल पेपर होगा, जिसके अंदर हरियाणा जी के हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ये सब टॉपिक जो है आएगा, साइकोलॉजी हो गया, ये सब टॉपिक आएगा। और जो रिमेनिंग 100 मार्क्स है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो है वो आने वाला है। तो अपना जो कॉमर्स है उस कॉमर्स की हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है दोनों कॉमर्स के दो सेगमेंट है, एक आपका बिजनेस स्टडी वाला और एक आपका अकाउंटेंसी का, दोनों की हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जो सेकंड पार्ट जो है अकाउंटेंसी का, तो उसको हम लोग जो है उसको हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, तो उसके अंदर बेसिकली आपके कई सारे टूल्स हैं। टोटल मिला के 7 टूल आते हैं उसके अंदर। एक होता है आपका कंपैरेटिव, एक है कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक हो गया आपका रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, ब्रेक इवन हो गया, ठीक है, और ट्रेंड एनालिसिस हो गया। तो टोटल मिला के 7 जो है वो टूल आते हैं, और सातों के सातों टूल हमारे जो है वो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक हम लोग रेशियो एनालिसिस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बढ़िया तरीके से पढ़ लिया और फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब जो है बात आती है अपने रिमेनिंग टूल्स के, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। 3 टूल अपने को कवर करने हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है सबसे पहले तो कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट जो वो क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट, और फिर अपने को लास्ट में जो है वो पढ़ना है कौन सा, ट्रेंड एनालिसिस। इन तीनों टेक्निक के ऊपर टोटल मिला के 3 लेक्चर हम लोग जो है 3 या 2 या 3 लेक्चर हम लोग जो है लगाएंगे, और ये तीनों की तीनों टेक्निक को जो है वो हम कवर अप कर लेंगे। ओके जी, अब ये वाला कीजिए, उसके बाद फिर हम इसका जो है वो एमसीक्यूज जो है वो भी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तो इंफॉर्मेशन ये, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी कॉमर्स के लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारा ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग जो है वो कॉमर्स की एक्सक्लूसिव जो है तैयारी करवा रहे हैं। इसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। प्लस में सारा का सारा स्टडी मैट, जो स्टडी मटेरियल हम बुक्स जो यहाँ पे हम रेफर करते हैं, वही सेम स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर हम लोग हमारे टेलीग्राम के ऊपर पेड ग्रुप हमने बनाया हुआ है, तो वहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर दिया हुआ, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है टूल्स। क्या नाम है जी? टूल्स। किसके टूल है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल किसका? टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो बेसिकली क्या होता है, आपको मैंने बताया भी था कि पूरे साल जो है कंपनी काम करती है। ये कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है। मान लो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो है वो 21-22 का, ये स्टार्ट होगा 1/4/2021 से और एंड हुआ 31/3/2022 को। ओके, अब इस साल के अंदर कंपनी ने जो भी काम किया, तो वो सब जो है, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है, उन सबको रिकॉर्डिंग किया जाएगा। उसके लिए कंपनी जो है वो क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करेगी। अब कंपनी को जो है यहाँ पे इस डेट को हम जनरली कंपनी की बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं। अब बैलेंस शीट डेट पे जो है कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर है, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, प्रिपेयर है। अब यहां से जब फाइनेंशियल ईयर कंपनी का एंड हुआ, तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी को जो है वो क्या करनी है, एजीएम करनी होती है। फर्स्ट एजीएम तो 9 मंथ्स में करनी होती है, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम जो भी होंगे वो 6 महीने में करनी है। तो यहां से 6 महीने का टाइम कितना हो गया, 30 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर 2022 को कंपनी को जो है वो क्या करनी है, एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो है कंपनी जो है वो क्या करती है, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे अपने शेयर होल्डर्स के सामने जो है वो क्या करती है, प्रेजेंट करती है। तो इनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। प्रेजेंट करने के बाद जब ये इसके ऊपर अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपनी अप्रूवल दे देते हैं, जब शेयर होल्डर इसके ऊपर अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके क्या दे देगा, अप्रूवल दे देगा, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, जो यहां पे प्रेजेंट किया गया, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोल देते हैं हम लोग क्या, एडॉप्टेड। क्या बोलते हैं? एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की जो वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो अपलोड कर दिया जाता है। तो कंपनी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करने वाले लोग हैं वो इस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो जनरली आपको मैंने बताया था कि हर कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी। कब तक करेगी, तो आपको मैंने टाइम पीरियड जो है वो बता दिया। अब यहां से लेकर के जो है 30 दिनों के अंदर, कितने दिन में, 30 दिन के अंदर जो है कंपनी को जो है वो क्या करना होता है, यहां से आपको एनुअल अकाउंट्स जो है वो फाइल करना पड़ेगा। किसको? आरओसी को, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है। तो उनको जो है अपने को जिस दिन फाइनेंशियल आपका एजीएम एंड हो गया, तो एजीएम एंड होने के 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सब आपको सबमिट करने पड़ते हैं। किसको सबमिट करना पड़ेगा? आरओसी को। ओके, तो ये टाइम पीरियड आपको मैंने बताया था। अब कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या क्या होगा सर? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर टोटल मिला के 5 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है स्टेटमेंट
ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक तो ये होता है, यस। एक होती है जी आपकी बैलेंस शीट, यस। एक होते हैं आपके नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स होते हैं ना, यस, नोट्स टू अकाउंट्स जी। एक इसके साथ में आपको जो है वो देखने को मिलेगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, एक ये होगा। और एक होता है जी आपका क्या, इसके अंदर एक होता है जी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ कंपनी को छूट दे रखी है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सब आपको बनाने पड़ते हैं। अब कॉमनली जो चलते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो जनरल पब्लिक के लिए यूज के होते हैं वो दो ही है, एक तो है आपका P&L अकाउंट और एक आपकी क्या, बैलेंस शीट। अब P&L अकाउंट से आपको पता चल जाएगा कंपनी ने जो है प्रीवियस ईयर के अंदर कितना नेट प्रॉफिट कमाया या कितना नेट लॉस जो है उसने इंकर किया, और कंपनी की बैलेंस शीट से आपको कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो दिख जाती है। और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करूं तो आपको दिख जाएगा कंपनी की जो है वो टोटल मिला के कितनी एसेट्स हैं और कंपनी की कितनी जो है वो क्या है, लायबिलिटी है एक पर्टिकुलर डेट को। अब कंपनी की जो भी एसेट्स है, जो भी लायबिलिटी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कंपनी का नेट लॉस कितना है, उनसे जो है आप सारा का सारा एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए अपने को जो है क्या करना पड़ता है। अब देखो जो यूजर्स हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यूजर बहुत सारे हैं। अब वो हर यूजर का लेकिन जो यूज है वो क्या है, अलग अलग है। कोई जैसे लोन देने वाला बंदा बेसिकली कंपनी की लिक्विडिटी को चेक करता है, ठीक है। कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला बंदा कंपनी की रिटर्न्स को चेक करता है। तो हर पर्सन जो भी कंपनी के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन करने वाला है तो उसके यूज जो है वो क्या रहेंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने का उसका जो नजरिया है वो क्या रहता है, अलग अलग होता है। इसीलिए यहां पे जो है हम ये बोलते हैं कि जो भी आपको आइटम्स या जो भी फिगर आपको P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट के अंदर दी हुई होती है उनका कोई ज्यादा यूज नहीं होता है। मतलब बैलेंस शीट के अंदर आपको एसेट दे रही है, लायबिलिटी दे रही है, वहां से आपको ज्यादा कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना पड़ता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए कई सारे टूल होते हैं। उन टूल की मदद से आप इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो और उनके बेस पर डिसीजन मेकिंग लेते हो। तो अगर आपको कंपनी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है तो ओनली कंपनी की बैलेंस शीट देख के या कंपनी का P&L अकाउंट देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। उसके लिए आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना चाहोगे, उसके लिए कंपनी का फ्यूचर भी आप देखना चाहोगे। उन सबको देखने के लिए आप लोग वो सब देख के फिर ही आप डिसीजन मेकिंग करोगे ना जी। और ये सब चीज को देखने के लिए बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन सब चीज को देखने के लिए हम लोग जो है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो यहीं पे जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में आता है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के कई सारे टूल्स हैं, जिसके अंदर आपको मैंने 3 तो करवाई दी, हम लोग 4 कर लिए इनफैक्ट हमने। एक तो हमने पढ़ लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक हमने पढ़ लिया रेशो, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बहुत सारे रेशियोज अलग अलग तरह की पढ़ी। फिर हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं किसको, फंड फ्लो स्टेटमेंट को, और हम कवर कर चुके ब्रेक इवन एनालिसिस को। अब जो है वो इसके अलावा जो और टूल्स हैं अब उनके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। आओ अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो एक बार पढ़ा दूं, देन उसके बाद में हम नेक्स्ट टूल को पढ़ेंगे। क्या बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना आपके, उसके अंदर कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एब्सोल्यूट फिगर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ एब्सोल्यूट फिगर्स आपको देखने को मिलेंगी ऑफ द एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। दे डू नॉट रिवील द अर्निंग कैपेसिटी। अब ओनली इन फाइनेंशियल फिगर्स को देख करके जो है आप कंपनी की जो है वो अर्निंग कैपेसिटी, कंपनी की लिक्विडिटी या कंपनी का फाइनेंशियल साउंडनेस को जो है वो देख नहीं सकते। तो बोलता है दे डू नॉट रिवेल, ये रिवेल नहीं करती, क्या रिवेल नहीं करती, दी अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। दे आर नॉट रेडली अंडरस्टैंडेबल टू देयर यूजर। और ये यूजर्स के लिए जो है वो रेडली अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है, मतलब हर कोई इनको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हेंस इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। हेंस दे आर एनालाइज टू प्रेजेंट देम इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। इसीलिए इनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं ताकि इसको सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर लाया जा सके और उसके बेस पर जो है डिसीजन मेकिंग की जा सके। बहुत सारे टूल जो है वो डिवाइस किए गए हैं फॉर एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जैसे उनमें से है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो गया, कॉमन सेंस स्टेटमेंट हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, अकाउंटिंग रेशियो हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया एंड द ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये चारों टूल हम लोग कर चुके हैं जी। अब बात आएगी इन तीनों टूल की, लेकिन इसके लिए पहले कुछ बात करते हैं। ऊपर से एक बात देखो, सबसे पहले बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स की फिगर के साथ में जो है वो करंट ईयर की फिगर को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और फिर वहां पे ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो है वो करंट ईयर के अंदर जो है पर्टिकुलर आइटम कितना इंक्रीज हुई, कितना डिक्रीज हुई, और उसको देखते हैं परसेंटेज फॉर्म के अंदर। तो अगर बात करेंगे कंपैरेटिव का तो यहां पे क्या होगा, When financial statement figure for the 2 or more year, जब 2 या 2 से ज्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को क्या कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाता है साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन करने के लिए। जब आप जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सालों की फाइनेंशियल फिगर्स को क्या करते हो, एक साथ लेके आते हो, उनका क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। इसको बोलते हैं आप लोग क्या, कंपैरेटिव। इसको बोला जाता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोबारा देखो, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों आएगा, आपके बैलेंस शीट भी आएगा और आपका
पी एंड एल अकाउंट में आएगा। तो बोलते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर फॉर 2 और मोर ईयर, 2 या 2 से ज्यादा सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर जो है उसको क्या कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए, रख दिया जाता है साइड बाय साइड, फैसिलिटेट करने के लिए कंपैरिजन को, ताकि कंपैरिजन किया जा सके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन सच ए स्टेटमेंट फिगर्स ऑफ द प्रोडक्शन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा आर पुट साइड बाय साइड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, 2 साल के फाइनेंशियल डेटा को आप एक साथ जो है वो रखोगे और 1 साल का फाइनेंशियल डेटा के बेस पर आप देखोगे कि करंट ईयर के अंदर जो है, मतलब पास्ट ईयर के फाइनेंशियल डेटा के बेस पर हम लोग देखते हैं कि करंट ईयर में एक पर्टिकुलर आइटम में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लिया हमने, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नाम क्या, सेल्स। तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर सेल कितनी थी, उसके कंपैरिजन में इस साल जो है वो सेल कितना इंक्रीज हुई, कितना डिक्रीज हुई एब्सोल्यूट अमाउंट में, और फिर देखोगे कि उसका रिलेटिव टर्म्स क्या है, बेसिकली परसेंटेज में वो जो है वो कितना इंक्रीज हुई है, कितना डिक्रीज हुई है। इट ऑल्सो इंडिकेट द ट्रेंड, और ये साथ में इंडिकेट करते हैं ट्रेंड ऑफ चेंज एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड द वीक पॉइंट ऑफ द एंटरप्राइज। और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बेस पर आप लोग ट्रेंड भी देख सकते हो कि किस ट्रेंड आखिर क्या चल रहा है, मतलब सेल्स जो लगातार क्या हो रही है। अगर 2 से ज्यादा सालों का अगर फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करते हो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को अगर आप देखते हो, तो वहां पे आपको पता चलेगा कंपेयर करके कि 2 या 2 से ज्यादा सालों में आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, और कंपनी के वीक पॉइंट क्या है और कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वो भी आपको इंडिकेट हो जाएंगे। तो एक टूल तो है कौन सा, कंपैरेटिव, इसी को आज की क्लास के अंदर हम लोग करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा सालों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है उनको साइड बाय साइड हम रख देते हैं, और फिर एक को बेस मान के जो है उसके साथ दूसरों को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाता है, और वहां से अपने को बेसिकली ट्रेंड की नॉलेज होती है, और वहां से अपने को जो है वो पता चलता है क्या, कंपनी के वीक पॉइंट और कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का। इसके अलावा दूसरा जो टूल है दैट इज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये वर्टिकल टूल है, जो ऊपर वाला है ना ये कंपैरेटिव, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल टूल है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, 2 सेम डेटा को एनालाइज करोगे, लेकिन क्या होगा कि यहां पे जो है क्रोनोलॉजी का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर रहे हो। लेकिन यहां पे कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, यहां पे बेसिकली जो है वो एक ही आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, लाइक आपके पास में बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के अलग अलग आइटम को एक आइटम से कंपेयर करके देखा जाता है। तो यहां पे बेसिकली जैसे क्या होगा कि टोटल एसेट को अगर मैं क्या मान लूंगा, 100 मान लूंगा, तो उसके कंपैरिजन देखूंगा कि करंट एसेट कितनी है, उसके कंपैरिजन देखूंगा फिक्स एसेट कितनी है, उसके कंपैरिजन देखेंगे टेंजिबल कितने, इनटेंजिबल कितनी। इसको बोलते हैं कॉमन साइज। क्या बोलते हैं, कॉमन साइज। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होगा, बोलता है इन दी स्टेटमेंट वेरियस फिगर्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू परसेंटेज। अलग अलग जो फाइनेंशियल फिगर्स होती है उनको आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, परसेंटेज में, टू सम कॉमन बेस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिगर, लाइक आपकी क्या होगी, सेल्स। तो सेल्स को जो है हम क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं, और जो भी आइटम और होती है ना उनको एक्सप्रेस किया जाएगा इसके कंपैरिजन में, एंड ऑल अदर फिगर आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर हम टोटल एसेट को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, और फिर एसेट साइड पे जो भी आइटम्स है उनको जो है वो एसेट इससे जो ये आपका 100 है इससे क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाता है कि वो इसका कितना परसेंट है। मतलब टोटल जैसे करंट एसेट अगर 60 है और टोटल एसेट जो है वो कितना है, मान लीजिए 100 आ गया, तो हम ये देखेंगे करंट एसेट जो है वो टोटल एसेट का कितना परसेंट है, तो 60% आ गया। इस तरीके से इनको कंपेयर किया जाता है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर एक ही साल का डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा, उस एक साल का जो डेटा अवेलेबल है उसमें किसी एक फिगर को आप लोग जो वो बेस मान लोगे, बेस बोलते हैं उसको 100% मान लोगे, ओके, और फिर उसके बेस पर आप लोग जो है वो बाकी फिगर्स को क्या करोगे, कंपेयर करते हो। दैट इज कौन सा, कॉमन साइज। क्या बोलते हैं, कॉमन साइज। एक बार दोबारा पढ़ा दो, इन दीज स्टेटमेंट वेरियस फिगर्स को कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज में, बिल्कुल ठीक बात है, टू सम कॉमन बेस, एक कॉमन बेस होगा उससे रिलेट किया जाएगा। इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स, जो सेल्स की फिगर होती है ना उसको हम 100 मानते हैं, एंड ऑल अदर फिगर्स आर एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिमिलरली उसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट जो है उसको लिया जाएगा क्या, 100, और ऑल एसेट्स आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ द टोटल। अभी वो आगे देख भी लेंगे। इसके बाद अगला जो आता है वो है कौन सा, ट्रेंड एनालिसिस। अगर बात करूंगा किसका, ट्रेंड का, तो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर अपने को ये देखना हो कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में जो है वो इस साल क्या हुआ, फिर अगले साल क्या होगा, उससे अगले साल क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली जो है वो करते हैं क्या, ट्रेंड एनालिसिस। एक फर्म का डिफरेंट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक ही फिगर को डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जैसे हम लोग जब पिछले 4 सालों का प्रॉफिट का फिगर उठा लेंगे और
मान लीजिए किसी एक फिगर को जो है वो बेस मान लेंगे और फिर उससे बाकी वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का इन मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर। किसी भी एक साल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज ए बेस ईयर और ईच आइटम, हर जो आइटम होगी बेस ईयर की उसको एज्यूम किया जाएगा क्या, 100, उसको क्या मानोगे 100 एंड ऑन दैट बेसिस, उस बेस पे परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ऑफ ईच ईयर इज कैलकुलेटेड। द ट्रेंड परसेंटेज इज हेल्पफुल एंड रिवील करने में ट्रेंड इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरियस आइटम। तो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो मोस्ट यूजफुल फॉर्म है, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, एक फिगर होगा, ठीक है, उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर करके जो है वो देखते हैं उसके प्रीवियस फिगर से, ठीक है, उस और वहां से देखते हैं फिर अपना जो है वो ट्रेंड क्या निकल के आ रहा है। जैसे सेल्स उठा लिया 2000 मान लीजिए 19 की हमने सेल उठा ली, तो 2019 की सेल कितनी है, फिर हमने देखा 2020 का, फिर 21 का, फिर 22 का, ऐसे हमने देख लिया, ठीक है। तो 31/3/2019 तक जो सेल हुई थी वो मान लो थी 100 और यहां पे जो है वो अब हुई है 120, यहां हुई 140, यहां हुई है 190। अब यहां पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसको किसी एक फिगर को, लाइक इसको जो है मैं क्या मान लूंगा, बेस मान लूंगा, और अगर ये बेस मान लिया अब इसके बेस पर कंपेयर करूंगा तो यहां पे मैं देखूंगा कि भाई इसके मुकाबले ये जो है वो कितनी हो गई है, ये हो गई 120% है, ये 140% है, ये 190% है, इसको बोलते हैं ट्रेंड। तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है कि लगातार जो है सेल्स मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो मेरा ट्रेंड क्या शो कर रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ट्रेंड एनालिसिस के अंदर एक सिंगल फिगर जो है उसको हम जो है अलग अलग टाइम पे जो है वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसी एक साल के डेटा को हम लोग जो है वो क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, उसको बेस मान लेंगे और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं बाकी 4 का, वो हम लोग कर चुके हैं। अकाउंटिंग रेशियो आपको मैं पहले करवा चुका हूं। रेशियो क्या है, सिंपली एक नंबर होता है जिसको एक्सप्रेस करते हैं इन रिलेशन टू अनदर एंड स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेशियो एनालिसिस। तो दो अलग अलग जो आपके अर्थमेटिकल फिगर्स है उनको आपस में जब आप क्या करते हो, रिलेट करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, रेशियो एनालिसिस। ये सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है एक लॉन्ग एरे ऑफ अकाउंटिंग डेटा टू प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा। तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन जो है मतलब बहुत सारी अलग अलग तरह की रेशियोज है वो सारी हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि पूरे साल के अंदर जो है कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो। तो ये शो करता है इनफ्लो एंड द आउटफ्लो द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। और ये एनालाइज करता है उनका रीजन क्या था, भाई कैश का इनफ्लो इस साल कितना हुआ है तो उसके पीछे का रीजन क्या, कैश का आउटफ्लो कितना उसके पीछे का रीजन क्या, ये सबको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। आगे कई बार ऐसा होता है ए फर्म में अर्न ह्यूज प्रॉफिट, कई बार ना फर्म ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया लेकिन उसके पास में कैश नहीं है, और कई बार फर्म लॉस होती है उसके बाद में ह्यूज कैश होता है। तो वहां पे बेसिकली रीजन चेक करना कि आखिर ऐसा क्यों है, उसके लिए किया जाता है कि कैश फ्लो एनालिसिस। तो बोलते हैं ए फर्म मे अर्न ह्यूज प्रॉफिट येट इट मे हैव पॉजिटिव ऑफ द कैश और व्हेन इट सफर्ड अ लॉस इट मे हैव स्टिल प्लेंटी ऑफ कैश। तो रीजन जो है इस डेविएशन का कैन बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहां पे हम लोग इसका जो है वो रीजन चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो बेसिकली पूरे साल में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, उस सबको हम लोग यहां पे क्या किया जाएगा, एनालाइज करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा एक आएगा आपका फंड फ्लो, तो ये और भी एक्सट्रीम पार्ट है, कैश फ्लो से ऊपर आता है आपका फंड फ्लो एनालिसिस या फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। तो उसके अंदर बेसिकली वर्किंग कैपिटल का हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इंपैक्ट चेक करते हैं, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको डिजाइन किया जाता है शो करने के लिए चेंजेस इन द एसेट लायबिलिटी एंड द कैपिटल ऑफ द फर्म बिटवीन द डेट ऑफ द टू बैलेंस शीट। ये इंडिकेट करता है कोजेज, यहां पे देखा जाएगा कोजेज क्या है, मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल है बेसिकली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है उनके अंदर चेंज होने के कारण क्या है। ये डिस्क्लोज करता है सोर्सेस को फ्रॉम विच फंड्स वर ऑब्टेन्ड बाय द एंटरप्राइज एंड द स्पेसिफिक यूजेस टू विच सच फंड्स वर अप्लाई। तो यहां पे डिस्क्लोज किया जाएगा, एक तो सोर्सेस बताया जाएगा कि सोर्सेस क्या है जहां से फंड्स को ऑब्टेन किया जाएगा एंटरप्राइज के द्वारा, एंड यूजेस क्या है जहां पे फंड्स को क्या किया गया, अप्लाई। तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन और आपके कहां पे आपने अप्लाई किया है या यूजेस ये, और साथ में आपके सोर्सेस क्या हैं इनको जो है वो देखा जाता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम यही देखते हैं बेसिकली एट द एंड में जो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा उसके अंदर एक तरफ जो लिखा जाएगा एप्लीकेशन क्या क्या और एक तरफ लिखा जाएगा सोर्सेस क्या क्या फंड्स का, ठीक है। और एक होता है कौन सा आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, एक ये भी आपका पार्ट है। पेपर के अंदर ये पूछ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक कौन कौन सा, ठीक है। तो आ सकते हैं पेपर में थोड़ा ध्यान रखना, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 4 टेक्निक दे देगा, उनका 4 यहां पे फीचर बता देगा और बोलेगा आपस में मैच करो, तो थोड़ा देख लेना इसको। अब ब्रेक इवन की अगर बात करें तो ये क्या बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर हम लोग जो है वो निकालते हैं क्या, हम यहां पे ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट एक्जेक्टली इक्वल होती है किसके, टोटल रेवेन्यू के, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेक इवन, जहां पे ना तो प्रॉफिट और ना ही क्या लॉस है। तो बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पे टोटल कॉस्ट एक्जेक्टली इक्वल होती है टू द टोटल सेल के। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे देयर इज नीदर एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस, इट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द नो प्रॉफिट नो लॉस
पॉइंट। तो बोलते हैं अब ये आपके पास टोटल मिला के जो है वो 7 क्या है टूल्स है। तो हम लोग 4 कर चुके हैं, अब रिमेनिंग 3 की बात आएगी। लेकिन यहां पे मेन बात क्या है, आपके पास टूल तो बहुत सारे अवेलेबल है, सारे टूल आपके काम क्यों ऐसा जरूरी नहीं है। कोई कोई टूल मान लो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे काम का है, लेकिन क्या पता आपके काम का ना हो, आपके काम का रेशियो एनालिसिस हो। तो मेन बात क्या है, टूल्स बहुत सारे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के, लेकिन वो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसको जो है वो क्या चीज चेक करनी है और उस चीज को चेक करने के लिए कौन सा टूल उसके लिए क्या है फेवरेबल है। तो बोलते हैं इट इज नॉट नेसेसरी, बोलते हैं जरूरी नहीं है कि ऑल द अबव मेंशन टूल ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस आर यूज एट वन स्ट्रेच, कि सारे टूल्स को आप एक साथ जो है वो क्या करें यूज करें। सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट टूल डिपेंड करता है ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द सर्कमस्टेंस ऑफ द analysis. It is quite possible that the tool of the analysis suitable to one investigator may be unsuitable to another investigator. बोलता है ये पॉसिबिलिटी है कि एक टूल जो है वो आपके लिए तो सुटेबल हो लेकिन मेरे लिए सुटेबल ना हो। इस एज सच इसीलिए टूल ऑफ द एनालिसिस शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली, इसलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है वो इन टूल्स को एनालाइज करना पड़ता है। तो कई सारे टूल अवेलेबल हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले टूल का जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपैरेटिव। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टूल दैट इज नोन एज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर प्रोग्रेस, कंपनी की फ्यूचर प्रोग्रेस है वो कैसी होगी, उसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, पास्ट फिगर को करंट फिगर के साथ में जो है वो कंपेयर करते हैं और फिर उसके बेस पर आगे प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं कि अब जैसे पास्ट में क्या हुआ, फिर पास्ट के बेस पर देखेंगे करंट में क्या हुआ है, फिर उसके बेस पर हम देख सकते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो बोलते हैं इन ऑर्डर टू एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द फर्म इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि हम लुक इनटू द इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। तो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन अगर आपने कोई लगाना तो उसके लिए पहले आप ये देखो कि पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है। इस पर्पस के लिए इट बिकम एसेंशियल टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 2 और मोर ईयर। तो इसके लिए जो है हमारे लिए जरूरी जो होता है कि हम 2 या 2 से ज्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में जो है वो क्या करें, उनका कंपैरेटिव स्टडी करें। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर फॉर 2 और मोर ईयर आर प्लेस साइड बाय साइड, अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, जब 2 या 2 से ज्यादा सालों के फाइनेंशियल फिगर्स को हम एक साथ जो है वो क्या करते हैं, प्लेस करते हैं साइड बाय साइड, उनको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, उनको आपस में क्या करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए, और उस कंपैरिजन के बेस पर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो बोलते हैं व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फिगर है फॉर 2 और मोर ईयर आर प्लेस साइड बाय साइड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, दीज आर कॉल्ड द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सच स्टेटमेंट नॉट ओनली शो द एब्सोल्यूट फिगर, ये स्टेटमेंट सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर को शो नहीं करते ऑफ द वेरियस ईयर बट आल्सो प्रोवाइड फॉर कॉलम टू इंडिकेट द इंक्रीज और डिक्रीज इन दिस फिगर फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि पिछले साल सेल किया था इस साल सेल किया, बल्कि इसके अंदर ये भी दिखाया जाएगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, और एब्सोल्यूट अमाउंट भी दिखाएंगे और फिर ये भी दिखाएंगे कि रिलेटिवली कितना हुआ। बोलते हो परसेंटेज फॉर्म के अंदर भी उस फिगर को शो किया जाता है। इन एडिशन इसके साथ में दी स्टेटमेंट में ऑल्सो शो द चेंज, ये स्टेटमेंट जो है वो आपको चेंज भी बताएगी कि एक साल से जो है एक साल के मुकाबले में मतलब जो है वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितना चेंज हुआ। ठीक है, इन एडिशन दी स्टेटमेंट में ऑल्सो शो द चेंज फ्रॉम वन ईयर टू अनदर इन द परसेंटेज फॉर्म। तो एब्सोल्यूट फॉर्म में भी दिखाया जाएगा प्लस में रिलेटिव फॉर्म, बोलते परसेंटेज के अंदर भी हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे कि चेंज एक्चुअल में कितना हुआ है। ये सच कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑफ द ग्रेट वैल्यू इन फॉर्मिंग द ओपिनियन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्राइज। और इसके बेस पर हम लोग जो है कंपनी की प्रोग्रेस के लिए भी जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी की प्रोग्रेस कैसे चलती आ रही है। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर फॉर द सेम फर्म, जब एक ही फर्म के 2 या 2 से ज्यादा सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक साथ क्या किया जाए, प्लेस करके उनको कंपेयर किया जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, इंटर पीरियड कंपैरिजन, या उसको बोला जाता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म आर कंपेयर्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर इट इज नोन एज द इंटर फर्म कंपैरिजन। और जब 2 या 2 से ज्यादा फर्म का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटर फर्म कंपैरिजन। जब एक ही फर्म के 2 या 2 से ज्यादा सालों के डेटा को आपस में कंपेयर करते हो तो उसको बोलेंगे इंट्रा, क्या बोलोगे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या इंटर पीरियड कंपैरिजन। और अगर 2 अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। ओके जी सर, चलो अब पर्पस क्या है, ये यूटिलिटी क्या है, क्या फायदा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। तो सबसे पहला तो टू मेक द डेटा सिंपलियर, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होती है उसकी मदद से हमारे पास जो डेटा निकल के आएगा, आप देखो आपको अलग अलग सेग्रीगेटेड डेटा आपके पास में अवेलेबल था, जब आप उसको आपस में कंपेयर करते हो ना तो आपके पास जो डेटा निकल के आएगा वो क्या होता है, सिंपलर होता है। ठीक है, जिसके बेस पर प्रेडिक्शन लगा सकते हो। जैसे आपको सिर्फ सेल्स देखनी है, इस साल की सेल जो है आपको सिर्फ दे रखी है, अगर आप कंपैरेटिव बेसिस पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल, जैसे मान लो कोई कंपनी बोल रही है हमारी इस साल की सेल 5 करोड़ है,
अब आपको तो बहुत अच्छी फिगर लगेगी यार, 5 करोड़ की सेल कंपनी ने जो है वो किया, लेकिन अगर मान लो आपको ये बता दिया जाए कि पिछले साल कंपनी की सेल जो है वो 11 करोड़ थी, तो अब बताओ, अब आपको 5 करोड़ की जो सेल है वो अच्छी लगी या बेकार लगी? सर बेकार लगी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो कंपनी की सेल आधी रह गई है या नहीं है जी? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट की जाती हैं तो वो आपको एक सिंपलर फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले यूज क्या है, क्यों करते हैं आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट को? तो बोलते हैं टू मेक द डेटा सिंपलर एंड मोर अंडरस्टैंडेबल। डेटा को सिंपल फॉर्म में लाने के लिए और उसको अंडरस्टैंडेबल करने के लिए जो है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो उनको बनाया जाता है। दूसरा, इंडिकेट द ट्रेंड को इंडिकेट करने के लिए कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या हुआ है। आगे, इंडिकेट द स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड द वीक पॉइंट, कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और कंपनी के जो वीक पॉइंट्स है उनको इंडिकेट करने के लिए। कंपेयर करने के लिए फर्म की परफॉर्मेंस को विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्री, की कंपनी, कई बार हम ये भी करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, हम जो है इंडस्ट्री के डेटा के साथ में अपना कंपैरिजन करते हैं और फिर वहां पे पता चलता है कि हम उनके मुकाबले में जो है वो कैसा हम परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी फर्म्स के मुकाबले में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हेल्प इन फोरकास्टिंग, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बेस पर हम लोग जो है वो फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे पिछले साल की सेल 2020, 21, 22 और 23, मान लो 20 के अंदर सेल जो है वो थी 100, ठीक है, 100 करोड़ की सेल थी। 21 के अंदर सेल जो है वो 120 करोड़ हुई है। 22 के अंदर सेल जो है वो 150 करोड़ हो गई है। तो इसके बेस आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आगे 23 के अंदर सेल कितनी होने वाली है, इसी कंपैरेटिव के बेस पर, ठीक है ना। तो ये सब जो है हमारे क्या है, ये यूटिलिटी है या ये पर्पस है, इनके लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, अब आएगा जी फॉर्म्स क्या है या टेक्निक क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है उसको अगर आपने जो है वो क्या करना, प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए 5 तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। पहला तरीका जो है वो क्या है, टू शो द एब्सोल्यूट डेटा इन रूपी अमाउंट ओनली। आप क्या करो, 2 साल के डेटा को सिर्फ एक साथ शो कर दो, प्रीवियस ईयर का फिगर दिखा दो और करंट ईयर की फिगर दिखा दो। एक तरीका तो ये भी है, इस तरीके से भी आप लोग जो कंपैरिजन कर सकते हो और कुछ नहीं करोगे, ना आप डिफरेंस बताओगे ना परसेंटेज निकालोगे, बस आप एक तरीका ये भी है कंपैरेटिव कंपैरिजन करने का कि आप 2 साल के डेटा को एक साथ जो है वो क्या कर दो, प्लेस कर दो। तो पहली टेक्निक जो निकल के आती है वो क्या है, टू शो द एब्सोल्यूट डेटा। जो एब्सोल्यूट डेटा होता है उसको इन रूपी अमाउंट ओनली। देखो अब एक बार ना यहां पर मैं 2 चीज क्लियर कर दूं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। जब डेटा को एब्सोल्यूट अमाउंट में शो किया जाए, अमाउंट में या फिगर्स के अंदर शो किया जाता है, जो एक्चुअल फिगर्स है, जब आप किसी भी डेटा को एक्चुअल अमाउंट में या एक्चुअल फिगर में शो करते हो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। और जब इसी एक्चुअल जो डेटा है उसको एक्चुअल अमाउंट या फिगर में शो ना करके उसको परसेंटेज में, रेशियोज में अगर शो कर दिया जाए, मतलब उसकी कंडेंस फॉर्म में अगर शो कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब जैसे है वैसे का वैसे, जैसे सेल 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ ही दिखाया तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एब्सोल्यूट। और अगर रिलेटिव में दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। पिछले साल से सेल 1 करोड़ की थी, इस साल जो है 1 करोड़ से बढ़ गई है, तो इस साल हम कितना बताएंगे कि सेल हमारी कितनी है, 200% है। कितना है, 200% है प्रीवियस के मुकाबले। तो जब आप डेटा को परसेंटेज फॉर्म में, रेशियोज के फॉर्म में अगर आप इस तरीके से या फ्रैक्शंस के अंदर अगर आप क्या करते हो, शो करते हो, उसको बोलते हैं रिलेटिव टर्म। क्या बोलते हैं, रिलेटिव। एक होता है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट के अंदर जैसी है वैसी की वैसी फॉर्म जो है फिगर्स को आप शो कर दोगे, डेट इज नोन एज एब्सोल्यूट। और रिलेटिव के अंदर आप उसको कंडेंस फॉर्म के अंदर के जो है वो क्या करते हो, शो करते हो। चलो, तो पहली टेक्निक जो आपके सामने निकल के आ रही है कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बनाने की, वो है कौन सा, शो कर दो एब्सोल्यूट डेटा इन रूपी अमाउंट ओनली। आप क्या करोगे, 2 या 2 से ज्यादा सालों के डेटा को जो है वो आपस में क्या करोगे, साइड बाय साइड दिखा दोगे और ओनली अमाउंट शो करोगे। ना ये बताओगे इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ, ना ये बताओगे कि परसेंटेज के अंदर कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ। इसको, ये एक पहला टेक्निक है। तो इसमें क्या है, सम टाइम ओनली रूपी अमाउंट, कई बार क्या होगा, ओनली रूपी अमाउंट फॉर द वेरियस पीरियड आर शोन इन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल जैसे देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2018 का है कितना, 2 लाख, और 19 का कितना, 2.5 लाख। बस ये शो कर दिया कि पिछले साल था 2 लाख, इस साल है कितना, 2,50,000। इसको वो एक ये भी टेक्निक है। दूसरी टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या करते हो, 2 साल के डेटा को, 2 या 2 से ज्यादा साल के डेटा को एक साथ दिखाओगे और आपस में उनका कंपेयर करके बताओगे कि कितना इस साल इंक्रीज हुआ या फिर कितना इस साल डिक्रीज हुआ। एक ये टेक्निक भी है। तो ये उसका पहले वाले का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगा, जिसके अंदर आप क्या करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज दिखाओगे। एग्जांपल तक है, इन कंपैरिजन टू 2018 रेवेन्यू जो ऑपरेशन है वो 2019 के अंदर इंक्रीज हो गई कितने से, 50,000 से। एक तरीका ये भी है। तीसरी जो टेक्निक है उसके अंदर आप बेसिकली क्या करोगे, 2 साल के डेटा को आप प्लेस करोगे, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ उसको परसेंटेज फॉर्म के अंदर शो करते हो। एक टेक्निक ये भी है। इसमें आप क्या करते हो, टू शो द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज। एग्जांपल जैसे आप बताओगे कि पिछले साल के मुकाबले पिछले साल जो है वो सेल थी आपके मान लो 2 लाख की, इस साल हो गई 2,50,000 की, तो इस साल सेल जो है वो इंक्रीज हो गई कितने से 25% से। एक ये तरीका भी है। एक है क्या, कंपैरिजन एक्सप्रेस इन रेशियो। कई बार आप जो है वो कंपैरिजन जो शो करोगे 2 साल के डेटा को आपस में कंपेयर करोगे और वो कंपैरिजन को शो करोगे किसके अंदर, रेशियो के अंदर। जैसे पिछले साल सेल जो है उसको आप 1 मान लोगे या 100 मान लोगे और इस साल की सेल को जो है उससे कंपेयर करके आप जो है इंडिकेट करोगे। समटाइम एन एडिशनल कॉलम इज प्रोवाइडेड इन द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो द चेंजेस ओवर द ईयर इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो डेटा ऑफ द करंट ईयर को डिवाइड किया जाएगा, करंट ईयर के डेटा को आप डिवाइड करोगे प्रीवियस डेटा से, तो बोलते हैं डेटा ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय द डेटा ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो रेशियो ऑफ मोर देन 1, अगर मान लो वो रेशियो 1 से ज्यादा आ गया तो उसको माना जाएगा इंक्रीज, और अगर 1 से कम है तो उसको माना जाएगा डिक्रीज। तो बोलते हैं रेशियो ऑफ मोर देन 1 विल इंडिकेट एन इंक्रीज व्हाइल द रेशियो ऑफ लेस देन 1 विल इंडिकेट ए डिक्रीज इन द करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। जैसे यहां पे बताया जा रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स जो है 2018 में थी कितने 2 लाख, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2019 में कितना था 2.5 लाख, तो रेशियो जो है वो क्या हो गया 1.25 हो गया। एक तरीका ये भी है। और एक और तरीका जो है वो है क्या, आप कई बार क्यूमुलेटिव फिगर्स को लेके चल पड़ते हो। आप क्या करोगे 3 साल 4 साल का डेटा आपके पास अवेलेबल है, उनका एवरेज निकाल लोगे और उस एवरेज से बाकी सारे फिगर्स को क्या करते हो, कंपेयर करके भी आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, ये 5 तरीके हैं। लेकिन होता कैसे है वो तो सिंपल सा है, प्रीवियस ईयर की फिगर दिखाओ, करंट ईयर की फिगर दिखाओ, इंक्रीज या डिक्रीज कितना वो दिखाओ और परसेंटेज में दिखा दो, बस इस बेस पे आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनते हैं। तो पांचों जो वे है आपके पास में शो करने का कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर आप कई सारी स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन मेनली चलती 2 ही है। एक है या तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ओके, तो पांचों जो तरीका है आपके पास में कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का, वो क्या, यूज ऑफ क्यूमुलेटिव फिगर एंड एवरेज। यहां पे आप बेसिकली जो है क्या करोगे, जैसे एग्जांपल तौर के मान लो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेसिकली सेल्स दे रखी है, और सेल्स दे रखी है कितना 2016, 17, 18, 19 की। 16 में थी 210, 180, 2 लाख, 2,50,000। इस चारों को आपने क्या किया, जोड़ लिया, जोड़ा तो ये हो गया कितना 840। इसको डिवाइड कर दो 4 से, 4 साल की सेल है, डिवाइड करोगे 4 से तो ये आ जाएगा कितना 2,10,000। अब ये क्या आ गई है, ये एवरेज सेल आ गई है। व्हाट इज दिस, दिस इज द एवरेज सेल। अब आप इससे आप क्या करोगे, बाकी फिगर को क्या करोगे, कंपेयर करोगे और देखोगे किस साल सेल जो है वो एवरेज से ऊपर हुई और किस साल एवरेज से कम हुई है। दिस एवरेज फिगर ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द इंडिविजुअल फिगर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ईच ईयर एंड डेविएशन आर कैलकुलेट, और फिर वहां से जो है आप डेविएशन को कंप्यूट करते हो। तो टोटल मिला के कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में टोटल मिला के कितने तरीके बता रखे हैं, 5। हम जो यूज करते हैं वो कौन सा है, वो है परसेंटेज वाला, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर्स को लिखेंगे, करंट ईयर के फिगर को लिखेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, उन दोनों को पहले देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर की फिगर कितना इंक्रीज हुई, कितना डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज को एब्सोल्यूट अमाउंट में पहले एक कॉलम में लिखेंगे और फिर उसको परसेंटेज फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे। ये तरीका होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या करने का, शो करने का, जो हम क्लासेस के अंदर या फिर जो अपने सिलेबस के अंदर एडॉप्ट किया गया है। ओके जी, चलो एक काम करो, एक बार इतना ही करो, ठीक है। इसके अलावा आप आगे जो है वो अपने को पढ़ना है पूरा का पूरा ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और फिर आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ेंगे, इसका ये क्वेश्चन हो गया, कैसे करना है ये बताऊंगा, और फिर हम पढ़ेंगे ये वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये जब हो जाएगा देन इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो अभी के लिए आप एक काम करो, इतना ही करो, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में वो क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा सालों के डेटा को जब हम आपस में जो है वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड शो करते हैं और फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं किससे, करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं कितना इस साल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, और फिर उस इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंटेज फॉर्म के अंदर जो लेके आते हैं उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उसके बेस पर हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी लगा सकते हैं, उसके बेस पर अपने को ट्रेंड भी बदलता है कि पास्ट से जो है वो ट्रेंड क्या चलते आ रहा है, और फ्यूचर के लिए उसके बेस पर प्रेडिक्शन भी लग सकती है। ओके जी, चलो एक बार के लिए इतना करो, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग HPSC का बैच बाय करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोर्सेज के लिए सारी डिटेल आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप फोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।